Kinetic molecular theory and effects of heat gain and heat loss. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will study what are the effects of heat gain and heat loss और kinetic molecular theory क्या है। अगर आप वर्ड देखते हैं काइनेटिक, तो काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसका मतलब है कि मैटर के अंदर जो मैस है, मैटर के अंदर जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, उनकी मोशन और उनकी एनर्जीज के क्या इफेक्ट्स आते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों स्टेट के अंदर जो मैटर एग्जिस्ट करता है, उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट और उसका एनर्जी के ऊपर जो इफेक्ट है उसको स्टडी किया जाता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स के मुताबिक इसका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है कि किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो टाइनी हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट आता है दैट इज कि इन पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ा होता है। अब अगर सॉलिड्स को देखें तो सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है। इस वजह से वो आपको चीज़ एक स्टेबल कंडीशन में, एक शेप्ड कंडीशन में नज़र आती है। एक स्पेसिफिक कोई भी सॉलिड चीज़ है, कोई ब्लॉक है, तो उसकी एक स्पेसिफिक शेप है। उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ बाइंड है, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ बाइंड होने की वजह से उनके अंदर एक शेप एग्जिस्ट कर रही है। लिक्विड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड की निस्बत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए उसकी एक शेप, स्पेसिफाइड शेप नहीं बन पाती। और गैसेस के अंदर ये जो फोर्सेस है ये बहुत कम अमाउंट में है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं उसकी वजह से इनकी मूवमेंट को स्टडी करना है हमने। काइनेटिक का मतलब है मोशन। जब सॉलिड के अगर पार्टिकल्स को देखें, उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का क्या कहना है कि इन पार्टिकल्स के दरमियान वाइब्रेशन चलती रहती है। ड्यू टू द वाइब्रेशन ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट करने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का एक बेसिक इंटर रिलेशन है। उसके बाद हम देखते हैं लिक्विड्स को। लिक्विड्स की जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक एनर्जी है वो सॉलिड्स की निस्बत कम है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अगर कलाइड करते भी हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेस स्ट्रोंगर होने की वजह से इसकी काइनेटिक जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम है। इन मैटर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग। इस मोशन का इफेक्ट क्या आता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि पार्टिकल्स की मोशन की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप इंटर रिलेशन देखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से उनकी मोशन भी इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करती हैं। अगर टेम्परेचर कम है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनकी मूवमेंट कम हो जाएंगी, इस तरह से वो मूव नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस के अंदर हीट गेन और हीट लॉस के क्या इफेक्ट आते हैं। हीट गेन का क्या मतलब है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, गेन कर रहे हैं ना, कोई भी पार्टिकल है वो हीट को गेन कर रहा है। अगर आप सॉलिड का एक ब्लॉक ले लेते हैं, उसके नीचे आग लगा देते हैं या उसको बंसन बर्नर के ऊपर रख देते हैं, तो उससे क्या होगा? वो हीट गेन कर रहा है, उसके अंदर हीट आ रही है। हीट के इंक्रीज करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है और वाइब्रेशन बढ़ रही है। जब वाइब्रेशन इंक्रीज करेगी तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, उसकी मोशन भी इंक्रीज कर रही है, इसलिए उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो एक कनेक्शन है वो खत्म होता जाएगा। हमने ये देखना है कि हीट गेन के क्या इफेक्ट्स आते हैं। हीट गेन का मतलब ये हुआ कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से हीट को बढ़ा रहा है। तो इसकी वजह से दो ही प्रोसेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज एवेपोरेशन, एवेपोरेट करती जाएंगी चीज़ें, और नेक्स्ट आता है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड है, अगर बर्फ को देखें, आप आइस को देखते हैं तो वो सॉलिड है। जैसे जैसे उसको टेम्परेचर देते जाएंगे, उसको हीट मिलती जाएगी, तो उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड के अंदर।
इसी तरह से इवेपोरेशन का प्रोसेस है, अगर वाटर है उसको आप धूप के नीचे रख देते हैं तो कुछ देर के बाद आप जाके देखते हैं वो इवेपोरेट हो गया, तो उसके अंदर वेपर्स बन गए होते हैं, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये 2 प्रोसेस होते हैं हीट गेन के अंदर। अब हम देखते हैं हीट लॉस के अंदर क्या होता है। जैसे-जैसे हीट को कम करते जाते हैं, टेम्परेचर उसका कम होता जाता है, तो इसके 2 इफ़ेक्ट्स आते हैं, एक फ्रीजिंग है और एक होता है कंडेंसेशन। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड है, लिक्विड को कन्वर्ट कर दिया जाता है आइसिंग के अंदर, तो लिक्विड से सॉलिड में वो कन्वर्ट होगी उसकी स्टेट। और जो नेक्स्ट है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या हुआ, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो फ़ौरन लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएँगे। तो इस तरह से हीट गेन और हीट लॉस के 2-2 इफ़ेक्ट्स आपने स्टडी किए। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।